हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक नए क्लासिफिकेशन के साथ फिर देखेंगे। यानी आज फिर हम एक नए ढंग से जो पृथ्वी का अंदरूनी स्वरूप है उसको लेंगे। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि पृथ्वी के अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर की हम बातें करते हैं, जितनी भी परतों की बातें करते हैं, उस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग ओपिनियन दिए हैं, अलग अलग विचार दिए हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं भूकंप की तरंगों की, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो सीस्मिक वेव्स हैं, भूकंप से जो तरंगें पैदा होती हैं, उन सीस्मिक वेव्स जिनको हमने 3 कैटेगरीज में रखा था भूकंपीय तरंगों को, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। आपको मैंने पूरा एक डायग्राम से इसको समझाया था। तो उनके द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर के हिस्सों की काफ़ी सटीक जानकारी मिलती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम रिलायबल सोर्स कहते हैं, अंदर अर्थ के जो भी लेयर्स मिलती हैं उसकी जानकारी के लिए। तो हम लोग आज इस टॉपिक को एक नए वे में देखेंगे। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में ये हिंट दिया था कि हम लोग जो पृथ्वी की जो हम 3 परतें नए ढंग से और डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कहते हैं स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, इसी तरह से एक पायरोस्फीयर जो लेयर है जिसको हम उत्ताप मंडल कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, और एक तीसरी जो लेयर है सबसे अंदर वाली पृथ्वी के, जिसको हम लोग बैरिस्फीयर कहते हैं या गुरुमंडल कहते हैं। तो वो हम लोग सब आज पढ़ने वाले हैं। हालांकि जिन लोगों ने, आप जिन स्टूडेंट्स ने पहले का मेरा लेक्चर नहीं देखा हो, आपको मैं ये भी बता दूं, मेरा पिछला लेक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ था, यानी पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है, और आपको मैंने उसको एक वैज्ञानिक के नाम से उसको डिस्क्राइब किया था, एडवर्ड स्वेस के नाम से। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया हो, वो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको आज सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगों के आधार पे 3 परतें पृथ्वी की बताने जा रहा हूं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है उसको लेकर के बात कर रहे थे कि हम सबसे ऊपर की जो पतली सी लेयर है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, तो वो क्रस्ट, वो भूपर्पटी, और उसके नीचे एक मेंटल की हमने परत पड़ी थी। पिछले लेक्चर्स का मैं हवाला दे रहा हूँ। और मेंटल के अंदर फिर कोर है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कुछ उन्हीं से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग जब अर्थ पे मूवमेंट्स की बात करते हैं, पृथ्वी पर जब हलचलों की बात करते हैं, जिसमें कि हम विशेषकर प्लेट्स की बात करते हैं कि प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी नज़दीक आते हैं, जिनसे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, जिनसे ज्वालामुखी क्रिया जुड़ी हुई है, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी जुड़ी हुई है। तो सबसे ऊपर की लेयर को, करीब 100 किलोमीटर की लेयर को हम लोग एक नए ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी एवरेज थिकनेस करीब 100 किलोमीटर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट हो जाएगा? ऊपर ऊपर वाला। और उसके अंदर फिर जो सेकेंड लेयर है, इस जो टॉपिक के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, नीचे वाली लेयर जो है उसको हम लोग पायरोस्फीयर कहते हैं, उत्ताप मंडल कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है जिसको हम कोर से लिंक करते हैं पृथ्वी के, उसको हम बैरिस्फीयर या गुरुमंडल कहते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को एक डायग्राम से इसको समझाता हूँ, फिर हम लोग इसको अलग अलग सबको लेंगे। तो हम लोग एक जनरल डायग्राम बनाते हैं, आप लोग उसके साथ साथ डायग्राम के साथ साथ समझते जाएं और इनको अच्छी तरह से अपने रजिस्टर्स में ड्रॉ कर लें। हम यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में जिस ढंग से पढ़ेंगे, वो हम पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो लेयर ले रहे हैं,
पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है इसे हम लोग इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में हम इसे नाम दे रहे हैं लिथोस्फीयर। अब आप लोग देखिए कि अगर हम इसे लिथोस्फीयर कहना है और लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहना है तो ये चट्टानों का बना हुआ होगा। इट मस्ट बी मेड ऑफ रॉक्स। तो ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इस वर्गीकरण के हिसाब से इसे हम लोग स्थल मंडल लिखेंगे। स्थल मंडल को आप इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर कौन सी लेयर हो गई? सबसे बाहर की, जिसकी एवरेज थिकनेस, औसत मोटाई कितनी है, ये जो पूरा स्थल मंडल है लिथोस्फीयर है। मैं आपको अभी आगे के जो इसी कंसेप्ट के डिटेल से उसको बताऊंगा कि जो लिथोस वर्ड होता है, लिथोस जो शब्द होता है उसका मतलब लिथोस या लिथो, इसका मतलब होता है रॉक्स, चट्टाने। तो ये वाला पूरा जोन रॉक्स का बना हुआ है, तो इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो मैं आपको इंडिकेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर है ये। और हम जिन प्लेट्स की बात करते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर के सख्त हिस्से हैं, जो प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, आप जिस जगह अभी बैठे हैं या हम लोग जहाँ रहते हैं, ये ज़मीनें, ये लैंड स्टेबल नहीं है, ये स्थिर नहीं है, धीरे धीरे खिसकती रहती है और इन्हीं में टकराव होता रहता है। और इन्हीं में जब आपस में टकराव से या एक दूसरे से दूर जाने से जब हलचलें होती हैं, तो वही हमको भूकंपों के रूप में, अर्थक्वेक्स के रूप में या किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी के रूप में नज़र आती हैं, यानी ज्वालामुखी क्रिया के रूप में। तो ये जो हम लोग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर को देखते हैं, इसी के पार्ट्स, इसी के जो टुकड़े हैं, उनको मैं ऐसे आपको डायग्राम में थोड़ा इमेजिनरी फॉर्म में दिखा रहा हूँ। उन्हीं के जो टुकड़े हैं उनको हम प्लेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट का टुकड़ा हुआ, ये जो प्लेट्स हैं, जो स्थल मंडल के पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं प्लेट्स। और एक चीज का ध्यान रखें, हिंदी में भी इनको हम लोग प्लेट से लिखते हैं। आपका जो पिछला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था अर्थ का, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसमें जो क्रस्ट है सबसे ऊपर की पतली परत, और जो नीचे मेंटल की लेयर आती है, उस मेंटल के हिस्से, थोड़े ऊपर के हिस्से और क्रस्ट से ये लिथोस्फीयर बना हुआ है, यानी स्थल मंडल बना हुआ है। तो हम लोग जो स्थल मंडल है उसी पर ये कंसेप्ट ला सकते हैं कि प्लेट्स असल में लिथोस्फीयर के ही पीसेस हैं, उसी के टुकड़े हैं, और इन्हीं प्लेट्स में आपस में मूवमेंट्स होते रहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर ये प्लेट इधर जा रही है, ये वाली जो कि क्रस्ट और ऊपर के मेंटल से मिलके बनी है, यानी क्रस्ट एंड अपर मेंटल से, तो अगर ये प्लेट इस तरफ जा रही है और मान लीजिए ये वाली प्लेट, आप समझ रहे हैं ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो प्लेट्स मान लीजिए आमने सामने आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो फिर आप इस इलाके में ये पाएंगे कि कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। ज़मीन जब टकराएगी आपस में तो बीच में ज़मीन फोल्ड हो जाती है, ज़मीन में मुड़ाव आ जाता है, जिसको हम फोल्डिंग या ज़मीन में मोड़ पड़ना कहते हैं। तो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, आपके जनरल नॉलेज में कभी पढ़ा होगा कि जब दो प्लेट्स ऐसे टकराएंगे तो बीच का हिस्सा अगर ये मुड़ के ऊंचा हो गया ऐसे, तो इससे माउंटेन बन सकते हैं। यानी जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उससे उनके बीच का हिस्सा ऊंचा हो जाता है मुड़ के, और ये जो मोड़ पड़ जाते हैं, जो फोल्डिंग हो जाती है, इसी को हम मोड़दार पर्वत के नाम से देखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी आर हैविंग हिमालयाज एज द फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि हम हिमालय के लिए क्या पढ़ते हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है,
जो चाइनीज़ प्लेट है वो उसी का पार्ट है यूरेशियन प्लेट का। यूरोप और एशिया से मिलाकर के नाम बोलते हैं यूरेशियन। तो इस तरह से ये जहाँ पर आपस में टकराती हैं वहाँ पर क्या बनते हैं आमतौर पर, इसको हम माउंटेन्स या पर्वत कह सकते हैं। ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि माउंटेन्स ऐसे इलाकों में आपको मिल सकते हैं। और अगर कहीं दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई प्लेट, ये वाली प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, तो क्या होगा जब ये प्लेट उधर की तरफ खिसक रही है, प्लेट इधर की तरफ खिसक रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर दरार आ जाएगी। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो चटक करके टूट जाएंगी। वहाँ पर एक संपीड़न के ऑपोजिट तनाव का बल काम करता है। जब आप इधर की बात करते हैं तो इधर तो संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है ज़मीन का, ज़मीन भिज के ऊंची हो जाती है। इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर जब दोनों प्लेट्स ऑपोजिट खिसकती हैं तो ज़मीन पर तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं टेंशनल फोर्सेस पैदा होती हैं। तो उसकी वजह से ज़मीन फट जाती है, उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर अगर प्लेट्स ऑपोजिट खिसकते हैं तो विपरीत दिशा में खिसकते हैं, तो यहाँ पर भ्रंश पैदा होते हैं। ये जो भ्रंश है इसका सीधा सा मतलब चट्टानों का टूट जाना है, दरारों का बन जाना है। तो इनको हम लोग फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर आप फॉल्टिंग पढ़ते हैं वहाँ पर चट्टानें टूट जाती हैं, ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तनाव मूलक बल की वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से भ्रंश बन जाते हैं। जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे से आमने सामने आके टकराते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ मोड़ पड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। और फोल्ड की वजह से किनका निर्माण हो सकता है, इन मोड़ की वजह से बड़े बड़े पर्वतों का। तो एक मोटी बात मैंने आपको बताई है, प्लेटों के इस पूरे हलचल को, जो प्लेट्स इधर से उधर खिसकती रहती है, इनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो इसी लिथोस्फीयर के, इसी स्थलमंडल के पार्ट्स हैं जो कभी आमने सामने टकराते हैं, कभी ऑपोजिट दिशा में खिसकते हैं, दे गो अपार्ट, और कभी कभी अपने अगल बगल से भी खिसकते हैं। तो ये हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आज के क्लासिफिकेशन में बताना ज़रूरी है कि प्लेट्स किसका पार्ट होते हैं, तो प्लेट्स स्थलमंडल के ही हिस्से हैं। अब आखिर प्लेट्स मूव कर रहे हैं, प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं, तो उनके नीचे कोई ऐसी सतह होनी चाहिए, कोई ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिस पर ये बड़ी स्मूथली, बड़ी सरलता से खिसक सकते हैं। और वो सतह कुछ चिकनी सतह होनी चाहिए। इट शैल बी वेरी स्मूथ सरफेस जिस पे वो खिसक पाएँ। तो हम लोग एक पिछले लेक्चर्स का मैं बार बार आपको हवाला इसीलिए देता हूँ, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो उसमें हमने एक मेंटल के पार्ट में, जो हम पिछले लेक्चर में पृथ्वी की मध्यवर्ती लेयर मेंटल की बात कर रहे थे, उस मेंटल के पार्ट में एक हमने जोन ऑफ लो वेलोसिटी पढ़ा था। कुछ याद आया आपको? निम्न गति का मंडल, जहाँ पर थोड़ी चट्टानें ऐसी हैं, न तो ठोस हैं पूरी तरह से और न वो पूरी तरह से तरल है, यानी वो पार्शियली मॉल्टन स्टेट में है, वो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है, जिसको कहते हैं रबर की तरह। तो ये जिसके ऊपर स्थल मंडल स्थित है, यानी जिस परत के ऊपर स्थल मंडल स्थित है, या मैं ये कह दूं कि जिसके ऊपर ये प्लेट सरक रहे हैं, तो मुझे इसको इस रेड कलर से दिखाना चाहिए आपको ताकि आप उसको डिफ़र कर पाएँ। तो ये पूरा जो इलाका मैं बना रहा हूँ, ये एक ऐसा जोन है जिसकी चट्टानें न तो पूरी तरह से सॉलिड हैं और न जिसकी चट्टानें पूरी तरह से लिक्विड है। और आपको मैं ये भी बता दूं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस जोन में लगभग इस जगह पर, जो करीब अर्थ से
सरफेस से 100 से 200 किलोमीटर के इलाके में आता है, क्योंकि 100 किलोमीटर मोटी तो परतें ही हैं ऊपर की प्लेट्स की। तो ये जो जोन है इसको एक कमज़ोर जोन मानते हैं। और आपको मैंने ये कहा था कि ये ऐसा इलाका है जहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको बहुत मिलता है, यानी जहाँ पर आपको रेडियो धर्मी पदार्थ काफ़ी मिलेगा। आप लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जानते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स, जिनके अंदर अपना स्वतः विखंडन होता रहता है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, और उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होता है, यानी तापमान में वृद्धि होती रहती है। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका खास एक फीचर है कि उनके अंदर स्वतः विखंडन होता रहता है, उनके जो अणु हैं, और इस वजह से जो एनर्जी है वो जनरेट होती है। तो ये वाली जो मैंने लेयर बनाई है रेड कलर से, इसको हम लोग एक कमज़ोर जोन मानते हैं। कमज़ोर का एक हिंदी में शब्द दुर्बल भी है। तो इस कमज़ोर जोन को, इस वाले हिस्से को जिस पे प्लेट्स फिसलते हैं, जिस पे प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह खिसक सकते हैं, टकरा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, तो फिर इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। इसे हम हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल कहलाता है क्योंकि यहाँ की चट्टानें, यहाँ की रॉक्स आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। इंग्लिश में इसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर कौन सा पार्ट हो गया? जो प्लेट्स के या जो स्थल मंडल के नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, दुर्बलता मंडल। मैं आज वैसे भी आपको ये टॉपिक सब अलग अलग करके बताऊंगा। तो एक बात तो ये हुई। अब हम इसके नीचे की तरफ आते हैं। तो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अंदर का पार्ट है कोर, उस कोर को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक नए ढंग से पढ़ेंगे, नया नाम देंगे उसको। ये जो अर्थ का कोर है बिल्कुल बीच में है, उसको हम यहाँ पे कोर नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये क्लासिफिकेशन थोड़े अलग किस्म का है। यहाँ पर हम लोग ये जो गहराई है इस वर्गीकरण के हिसाब से इसको 2880 किलोमीटर मानते हैं। यानी ऊपर से जब आप नापेंगे इसकी डेप्थ को, तो ये जो जोन है नीचे वाला, जो अर्थ का इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में बैरिस्फीयर कहलाएगा, गुरुमंडल कहलाएगा, वो 2880 किलोमीटर नीचे स्टार्ट होता है और पृथ्वी का सेंटर इसी के अंदर है। तो ये अगर आप वापस वो पुराने जो लेक्चर्स है मेरे उस पे जाएं, तो हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन में यहाँ की डेप्थ करीब 2900 किलोमीटर लिखी थी, 2900 किलोमीटर। नाउ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि 2880 किलोमीटर राउंड फिगर में 2900 ही हो जाता है, 2900 ही हो जाता है अगर आप राउंड अप कर दें इसको। तो ये वाला जोन जो सबसे बड़ा है, जिसको हम पुराने क्लासिफिकेशंस में मेंटल का पार्ट कहते रहे हैं, और ये वाला हिस्सा इस जगह पर जहां पर हम नाम लिखेंगे इसका वो है उत्ताप मंडल। इसको हम उत्ताप मंडल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम पायरोस्फीयर कहेंगे। तो ये जो मैंने इधर एस्थेनोस्फीयर लिखा, ये एस्थेनोस्फीयर इसका एक्चुअली ऊपरी हिस्सा है, यानी पायरोस्फीयर है उत्ताप मंडल। आप जरा देखिए, पायरो जो वर्ड है उसके लिए हमने पहले भी समझा था कि पायरो जो शब्द होता है, पायरो उसका मतलब होता है टेम्परेचर। अगर आप इधर देखें तो उत्ताप मतलब तापमान। तो उत्ताप या पायरो का मतलब हुआ कि जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, एज यू गो विद डेप्थ टू द अर्थ्स इंटीरियर, तो तापमान बढ़ता है। आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पृथ्वी गर्म है अंदर, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, उत्ताप मंडल। तो ये उत्ताप मंडल या जो ये पायरोस्फीयर है, ये
कितना नीचे स्थित है यहाँ से? लगभग 2880 किलोमीटर। तो ये जो हम लोग लेयर्स के अगर मैं नंबर डाल दूं तो मोटे मोटे तो लेयर्स ये हुए, जैसे स्थल मंडल हो गया नंबर 1। ये जो दुर्बलता मंडल है ये एक्चुअली उत्ताप मंडल यानी जो एस्थेनोस्फीयर है वो पायरोस्फीयर का ही पार्ट माना जाता है। ऊपर वाला हिस्सा है इसका, यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसलिए हम इसको नंबर 2 करके लिख सकते हैं। तो हमें इसके लिए स्पेशली नंबर 2 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हिस्सा है नंबर 3, ये वाला, इसको हम, क्योंकि ये केंद्र में है, तो इसको हम लोग इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में इसको हम गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। यानी गुरुमंडल कौन सी जगह हो गई? जो 2880 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इन क्लासिफिकेशंस को, इन वर्गीकरणों को ऐसे लीजिए कि अलग अलग आधार पे हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। जैसे ये मैंने जो आपको बताया भूकंपीय तरंगों के आधार पे है। इसके पहले आपने जो स्वेस का वर्गीकरण पढ़ा था पिछली क्लास में, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पढ़ा था। जिसमें आपको मैंने सियाल, सीमा और निफे की परतें पढ़ाई थी। और उसके पहले हमने क्रस्ट, मैंटल एंड कोर पढ़ा था। तो आप लोगों को ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी थिकनेस करीब 100 किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर्स, उसे हम लोग स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी लिथोस्फीयर के पार्ट्स, इसी लिथोस्फीयर के हिस्से प्लेट्स कहलाते हैं। ये प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं। कभी प्लेट्स आमने सामने टकराते हैं, कॉलिजन होता है उनमें। कभी वो एक दूसरे से दूर खिसकते हैं, वो अपार्ट जाते हैं। कभी एक दूसरे के अगल बगल से खिसकते हैं, अपने लैटरल साइड से। तो फिर ये प्लेट्स का मूवमेंट पृथ्वी पर अर्थक्वेक्स, भूकंप और वॉल्केनिक एक्टिविटी का, जो सीस्मिक एक्टिविटी है, उसका सबसे बड़ा कारण है। तो हम लोग इसको प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ प्लेट्स टकराते हैं आमतौर पे वहाँ पर, हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे वहाँ पे आपके माउंटेन्स मिलेंगे। कई बार ऐसा भी है कि माउंटेन्स नहीं होते हैं, लेकिन माउंटेन्स इस मोड़ की वजह से, ये जो ज़मीनें टकराती हैं उसकी वजह से बनते हैं। तो इनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जैसे कि हमारे देश का तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयाज़। और अगर ये प्लेट्स दूर जा रहे हैं तो इनकी वजह से फॉल्ट आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। अब आप इधर की बात करें, ये जो लेयर है इसका ऊपर का हिस्सा यानी उत्ताप मंडल का अपर पार्ट दुर्बलता मंडल कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, जिसके ऊपर ये प्लेट स्लिप करते हैं, मूव करते हैं। यानी प्लेट्स किसके ऊपर फिसल रहे हैं, किसके ऊपर वो चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो इस दुर्बलता मंडल के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक पार्शियली मॉल्टन स्टेट में लिखते हैं, यानी आंशिक रूप से पिघली व्यवस्था में है। ना तो ये पूरी तरह से ठोस है, न पूरी तरह से लिक्विड है। दे आर लाइक रबर, द रॉक्स आर लाइक रबर। तो ये पैरोस्फीयर का पार्ट कितनी गहराई तक फैला हुआ है, कितनी डेप्थ तक फैला हुआ है? 2880 किलोमीटर तक। और उसके बाद में फिर सबसे अंदर की जो परत है वो आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुमंडल या बैरिस्फीयर, जो असल में लोहे और निकल का ज़्यादा एबेंडेंस है यहाँ पे। आपको याद है हमने इसी को पिछले क्लासिफिकेशन में कोर के नाम से पढ़ा था, जिसके अंदर भारी या हैवी मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि लोहा, निकल वगैरह। तो वो मैं आपको इन तीनों लेयर्स को अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको ये जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर दिया, स्थल मंडल नंबर 1, उत्ताप मंडल नंबर 2 और बैरिस्फीयर नंबर 3। तो इसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिया है, तो इस डायग्राम को आप गौर से देखें और उसके बाद हम तीनों को, इन तीनों लेयर्स को अलग अलग पढ़ेंगे। राइट? तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।